ये बायोडाइवर्सिटी में 3 बातें हुई थी, उसमें मैं आपको कहूंगा, मैं शेयर और मैं लूंगा। 3 में से एक बात बहुत ध्यान देने योग्य थी। पहली बात तो ये थी कि हम इस पृथ्वी की सृष्टि के जो रचना या बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेंगे, ये कह दिया। ठीक है, कौन करेगा, ये कोई थीम नहीं थी। कंजर्व करने के लिए हमारे जैसे लोग, आदिवासी, किसान और इनको ही होता था, कोई शहर वाले आते कंजर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक फतवा टाइप जारी किया कि हम कंजर्व करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा। कह रहा है कि हम इसका यूज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सस्टेनेबल यूज करेंगे, इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखेंगे। ये इन्होंने तीसरी बात है जो फोकस देने योग्य है, जिस पे आज हम विशेष ध्यान करेंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई बायोडाइवर्सिटी का एक्सेस होगा और जो बेनिफिट होगा उसको हम इक्वली शेयर करेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी के इक्वली शेयर करने के अंदर इनके जो गोरखधंधे थे, धंधों को मैंने कानूनों में कुछ थोड़ा थोड़ा लिया और आपस में हम शेयर करेंगे। कितना एक्सपर्ट लोग हमारे बीच में, और भी कोई भी आप लोग भी उसमें समिट कुछ बात रखना नहीं हो तो हम सवाल तो खड़े करते ही हैं। सवाल यह था कि भाई बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरीके से, तो बिजनेस स्टैंडर्ड को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बात आई कि जो बायोडाइवर्सिटी का ए का एक्सेस है, बी का बेनिफिट शेयर, एबीएस के बढ़ाए कि भाई इस तरीके से हम बंटवारा करेंगे। अब किसी आदमी ने कोई चीज वो है प्रकृति पे पड़ी है, किस तरीके से है कि उसको हम कैसे बांटेंगे करेंगे, ये इन्होंने एक अपना ढांचा यार, इस तरीके से कुछ बातें डिसाइड की। उस एक्ट के बाद में एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बहुत सारे केस चले गए, लूट खसोट हो गई, क्योंकि कई जगह तो गवर्नमेंट लैंड पे बायोडाइवर्सिटी थी। इनके 34 जोन वर्ल्ड के इन्होंने तय किए थे, जिसमें भारत में 2, कुछ हिमालय था और बाबा रामदेव जैसे और ये पतंजलि टाइप के ऐसे जो भी ये लोग थे, इन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी पे एक तीखी नजर गाड़ी और उस बायोडाइवर्सिटी पे आदिवासी किसान ये अपने वे में घूम रहे थे। अब बेनिफिट शेयरिंग का जो कंसेप्ट था 2002 में इन्होंने एक्ट बना के 4 में लागू किया। उस एक्ट में कुछ परिभाषाएं क्लियर नहीं थी तो बहुत सारे केस चले गए। उसने कहा मेरा नफा होगा, बेनिफिट मेरा होगा, किसी ने कहा मेरा होगा। अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं जोड़ा गया, जो भी बायोडाइवर्सिटी को रखवाली कर रहा था, और बायोडाइवर्सिटी के जो कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स थे उनको शेयरिंग इक्वल था। तो शेयर का मतलब तो ये होता है कि किसी न किसी का हस्तक्षेप, कहीं न कहीं किसी में योगदान हो तो उसको शेयर मिलना चाहिए था। इन्होंने उनको इकट्ठा करके पेटेंट करा करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना करके इन्होंने अपनी वो दुकानदारी शुरू कर दी, माल बेचना शुरू कर दिया। ये हुआ तीसरा जो बायोडाइवर्सिटी का जो एग्रीमेंट। कन्वेंशन जो होते हैं उनके अंदर एक तो डिक्लेरेशन होते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट पढ़ा मैंने, 2 साल का डिग्री डिप्लोमा किया, तो जो डिक्लेरेशन होते हैं उनकी तो ऐसी कोई मान्यता बाध्यता नहीं होती है, लेकिन कन्वेंशन ऑब्लिगेशन होते हैं, कन्वेंशन कॉवेनेंट होते हैं, उसके बाद में प्रोटोकॉल होते हैं। तो कन्वेंशन जो हुआ था वो भारत सरकार ने वो कन्वेंशन वहां साइन करने के बाद में संसद में आता है, संसद उसको रेटिफाई कर देती है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर 92-3 के बाद में आकर के 2002 में अपना एक्ट बनाया, 4 में लागू किया और 2014 में इनको कुछ बातें क्लियर होनी शुरू हुई, जिसमें एबीएस का इन्होंने रूल बनाया कि भाई कैसे बांटे। 10 साल तो इनका बंटवारा है, वो एक्ट तो बना दिया, संसद में बन जाते हैं, लिख देता है, लिखने वाले फिर चले जाते हैं पार्लियामेंट में, कई चेंज हो जाते हैं, कई समझ में आती है, पर्यावरण मंत्री आदेश होते हैं करते हैं। 14 में इन्होंने बनाया, 14 के बाद में इनके बहुत सारे मुकदमे चले गए। इधर 14 में बाबा रामदेव भी आ गया। फिर इन्होंने 2021 में सब लोगों को जगाया। एक तो जो है इसमें आयुष मंत्रालय जो भारत का है, इसमें रिसर्च करने वाले लोगों को कहा कि हम भी जो इसमें पेटेंट लेंगे, दवाएं बनाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पे हमें भी बेनिफिट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें हमारी भी टांग हो। कुछ बाबा रामदेव की जो कंपनी थी, ये दिव्या ऐसा कुछ नाम है, उसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उसने भी कहा कि हमें जो है बेसिक थीम वहां जाकर के अटकी थी, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस का लेख मैंने जो पढ़ा उसमें ये बात थी कि ये बिल टोटली बाबा के लिए आया और वो अभी बिल है जो है स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाकर के ज्वाइंट कमेटी में दिया। ये भी संसद का ऑब्जेक्शन था।
कि भाई आपने स्टैंडिंग कमेटी में देते थे, ये बिल खैर हो जाएगा, 2021 का पास हुआ बिल है। उसमें बाबा ने जो बात चेंज की, वो मोटी बात एक चेंज की, बाबा ने कहा कि एक नेशनल के लेवल पे की चेकिंग और शेयरिंग और इस मामले के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी हुई है। तो नेशनल वाली तो उसने कहा चलो एक ही है, मेरे को रख दो ये, लेकिन स्टेट वाइज और बनानी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट वाली में बाबा के पंगा फंस रहा था उसमें, से वो नोड्यूल है और ये जड़ी बूटी में ले रहा हूं, तो इसमें इसका मैं वो कंजर्वेशन में क्या योगदान है, इसको किस तरीके से मैं जो है आगे सस्टेनेबली रखूंगा नहीं रखूंगा, कि जो पंचायती है इसको खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। मोटा मोटा उसकी बात जो मैंने, वो ये थीम थी कि बायोडाइवर्सिटी का जो थीम है उसमें ये है। अब बायोडाइवर्सिटी में जड़ी बूटियों के सवाल ये दूसरे पे भी हैं, पशु पक्षी दूसरे ये भी हैं, उनके अंदर भी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की कोई है मतलब। लेकिन 2021 का एक्ट आएगा तब और हम इस बात पर काफी चिंतन करेंगे कि भाई आखिर ये क्या बदल रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटा जो लोगों ने पेपरों ने और जिसमें भी शंका ये है, अब ये तो वहां भारत के कंसर्न के ऊपर के भाई भारत ने 2002 में 4 में जिस तरीके से बनाया किया, और इसके मामले में एबीएस का जो कंसेप्ट है वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। वर्ल्ड लेवल के वो अपनी टांग अड़ाते रहते हैं कि भैया यहाँ पे इसका ये जो है पेटेंट यहाँ होगा, ये बायोडाइवर्सिटी में आपका ये शेयर होगा, और इंटरनल हमारे इंडिया में जो ये हमने सिटी अथॉरिटी बनाई है और स्टेट बायोडाइवर्सिटी की जो बनाई है, इसके अंदर ये कुछ फॉरेस्ट के लोग बैठते हैं अपने तरीके से। जैसे राजस्थान की मैं पढ़ रहा था इसमें स्टेट का, तो उसमें करीब करीब थे, मतलब वो बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट थे, मतलब ऐसा नहीं है किसी नेता को नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट के इस टाइप के लोग थे, फॉरेस्ट के थे। एक आदमी एग्रीकल्चर का था। तो मुझे यूं लगा कि एग्रीकल्चर में भी कुछ, एग्रीकल्चर के पौधे भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा ही है, कुछ ऐसी चीजें भी है जिनसे दवाएं भी बनती होगी, कुछ ऐसा करता होगा। तो इतना तो मैं ज्ञान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे यह है कि कोरी जड़ी बूटी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी है जो बायोडाइवर्सिटी के नाते इनमें जो है समअप करके और इस तरीके से पेटेंट हो रही है। पूरा सेशन हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे मैम की थी, हमने कुछ इस पे किया और इसके आपको ऊपर चल भी रहा हमारा। तो ये प्रकृति की दी हुई चीज को, प्रकृति के जीव, हम भी बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं, कैसे करें क्या करें, ये हमारा आज मेन फोकस पॉइंट रहेगा। तो मैं मैम को ले लूं, नमिता जी को, फिर मैं चाहूंगा कि हम आपस में इन्हीं बातों को अपने अपने लेवल पे, मेरे पास भी कुछ डेटा है, इसको सोचेंगे। तो चाह रहे हैं कि हम इसको इस लाइन पे फोकस पॉइंट हमारा यही रहेगा, एक्ट में क्या है, किसके फेवर का है, वो क्यों है, केंद्र बिंदु हमारा किसान, आदिवासी, और ये दी हुई प्रकृति की चीज है, उसको हम बेनिफिट और शेयर कैसे इसको करें, इस बात के ऊपर हम अपना जो है ध्यान केंद्रित। तो कानूनों में क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है, बायोसिटी के मामले में किधर बढ़े। अच्छा जी, हाँ नमस्कार जी आप सभी को। मैं आप, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारा एक्ट है, एक्ट में क्या क्या चीजें कवर हुई हैं। हमारा एक्ट में मेन पॉइंट है बेनिफिट ऑफ क्लेमर्स, मतलब जो क्लेमर है उसका क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं, उसकी कंजर्वेशन करके। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे आप कोई बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उनसे कुछ क्रिएट करते हैं, या फिर आप उससे कुछ नॉलेज लेकर और अपना बायोलॉजिकल रिसोर्स रिच करते हैं जिनके थ्रू। तो जो भी इसकी नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं वो सभी बेनिफिट के अंदर कवर की गई हैं इस लॉ के अंदर। इसमें सभी तरह के बेनिफिट आ गए कि बायोलॉजिकल रिसोर्स जो कि आपने फिलहाल कर रही है, तो वो जो लेते हैं पेटेंट वो सारे बाय प्रोडक्ट के ऊपर ले रहे हैं, प्लांट को वो कभी भी वो नहीं कर सकते कि पेटेंट नहीं कर सकते।
जब भी हम पुराने ज़माने से होते हैं ना, आप जब भी जाएँ तो रोड के किनारे छोटे-छोटे झोपड़ी बना के ये हिमालय की जड़ी-बूटियाँ इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे, लगे हुए तंबू। तो हिमालय के क्षेत्र में ही क्यों इतनी अच्छी जड़ी-बूटी मिलती है, यहाँ क्यों नहीं मिलती? मिलती, पर जो लोकल माइक्रो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो फ़ायदे के रसायन उपस्थित हैं किसी प्लांट के अंदर, जिनका आप किसी दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। यदि उसी प्लांट को आप लाके अपने एनवायरनमेंट में, अपने क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, तो शायद आपको उतनी क्वांटिटी में वो दवा ना मिल पाए। अब जो एक्ट आया था उसके तहत यदि आप रिसोर्सेज यूज करते हैं, उस रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं, तो आपको वहां पे मेंटेन करने का भी है। पहले लोग जाके वहां से निकाल के खोद के डाइवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो एरिया में आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट किलोमीटर, पर यहाँ पे किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर का आपने एरिया कवर करके वहां से कलेक्ट किया, उस एरिया को मेंटेन करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसलिए ये लाया गया था। पहले कई जो प्लांट रिसोर्सेज थे और वहां के लोकल रिसोर्सेज थे, वो पूरे वेनिश होते चले जा रहे थे, वहां पे खत्म हो रहे थे। तो इसलिए हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ लाना गवर्नमेंट की मजबूरी थी, और हमें भी उसमें हेल्प करना चाहिए कि हम उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखें, खत्म ना करें किसी भी चीज को। तो बहुत सारे जो एंडेंजर्ड हो गए हैं, अब हमारे यहाँ विलुप्त प्राय, यू कैन से एनिमल हो गए हैं, विलुप्त प्राय आपके प्लांट हो गए हैं। जैसे आप बोल रहे हैं टाइगर रिजर्व, जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता था, लोग उसका शिकार करके उसको यूज कर लेते थे, पर वहां पे उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो वहां से विलुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में आ जाएंगे। जब वो विलुप्त प्राय हो जाएंगे, तो वहां का जो इकोसिस्टम है इकोसिस्टम वो मेंटेन होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसमें, क्योंकि है, यदि उसको वहां से उठा
कि आप दूसरी जगह, जैसे आप चलाने की बात हुई थी पिछली गवर्नमेंट ने कि हम नदियों को आपस में जो, आप यदि जानते हैं तो, लेकिन वो साइंटिस्ट ने जब उसको सर्वे किया, उसको किया गया कि यदि हम अपने फायदे के लिए नदियों को आपस में जोड़ तो सकते हैं, हमें फायदा वो फसलें होंगी, हमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलेगा, लेकिन उससे क्या होगा, लोकल बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जैसे टिलापिया को इंट्रोड्यूस किया कई बहुत सारी जगह पे, और उन्होंने वहां की जो लोकल डायवर्सिटी थी फिशेस की वो खत्म कर दी। तो उसमें क्या हुआ, वहां का इकोसिस्टम, जब भी हम किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वहां की बायोडायवर्सिटी को, क्योंकि अभी शायद हम नहीं जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकना, तो अभी तक हम जी इस जी। बात तक पहुंचे हैं, तीन समझौते में तीन बातें आई। एक तो ये आई कंजर्व करनी, वो आपने कह दिया कि हमें कंजर्व करना है, उनको रखना है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और बिल्कुल। सस्टेनेबली कंजर्व करना, ये भी बात आपकी आ जी गई। हाँ, दो जी बातें हाँ, तो जी हाँ, आपने कवर कर दी। मेरा जी हाँ, केंद्र बिंदु ये है कि एक्सेस भी हो गई, बेनिफिट्स कानून है, जी। उन पे हम फोकस पॉइंट करना चाह रहे हैं कि क्या बेनिफिट के मायने। जो शॉर्ट में लिखा हुआ था, इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो लोग चले जाते हैं कि ये तो मेरा बेनिफिट है, और गवर्नमेंट का कोई अपना कुछ इंटरप्रिटेशन अलग होगा। इस पे थोड़ा अपना एक उसमें उसमें सर कहाँ है, क्योंकि आप जो लोकल किसान है या लोकल आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, वो अपनी इनोसेंसी में बोलिए या जैसे भी बोलिए, वो अपनी चीजें आगे एक्सपोज कर रहे हैं, वो अपनी चीजें अपने छोटे बेनिफिट के लिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बता देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, पर वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को वो उस तरह से प्रेजेंट करता है आगे जाके कानूनी तौर पे कि इनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, जो आपका बेनिफिट मिलना चाहिए वहां पे लोकल पॉपुलेशन को, जिसने वो इन्वेंशन था जिसका, क्योंकि इन्वेंशन तो उसने कर लिया, लेकिन उसको साइंटिफिकली वो कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा है उस चीज को, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जो लोकल जैसे फसलें भी हैं, उनको भी आप बोलिए तो हम बोलते हैं हाँ, रागी है, रागी पहले लोकल हुआ करती थी, लेकिन वो उसको वो करता था, लेकिन हम जाके कहाँ जा रहे हैं कि उसका प्रमोशन जो कर रहा है, वो प्रमोशन करने वाली फर्म अपने बेनिफिट को प्रोटेक्ट कर ली है कानूनी तौर पर कंप्लीटली। तो जब तक हम कोई सहायता ग्रुप नहीं होगा उनके लिए, तो उनको बेनिफिट मिलना मुश्किल है, क्योंकि कानूनी तौर पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रही है। जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उस तरह से कर रहे हैं। यदि आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है ग्रास रूट लेवल पे, तो आपको भी इस तरह से अपने ग्रुप डेवलप करके और आपको भी कानूनी तौर पर आगे बढ़ना होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए कानूनी तौर पे अपने बेनिफिट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे पास जिस चीज की कमी है।
गवर्नमेंट की जो तैयारी वो है, वो जो मैं सोच पा रहा हूँ, वो इन्होंने जो बना रखा है, एक तो नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी जी बना हाँ, दी है, एक स्टेट जी लेवल पे हाँ, बना जी दी। हाँ, इसमें फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के ब्यूरोक्रेट डाले हैं। जी हाँ, हमारा बिल्कुल, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे, मैंने राजस्थान को पढ़ा, और भी हम इस नहीं, बातों पे लाएंगे, क्योंकि हमें अब जो ये किसान आंदोलन का टर्न आउट हुआ ना, अब हमारे पास में एक जगह बनती है कि हुँ, हम इन लोगों को, मैंने कई लोगों को मैसेज भी भेजे कि अब आप जो है ना, चुनाव लड़के आ गए, सारा कुछ आ गए, लेकिन हमारी भी बात सुन लो। आप आपके साथ में ठगी के जो क्राइटेरिया है उनको आप समझो। कोरा मांग पत्र लेके घूमने से दुनिया नहीं बदलती। नहीं बदलती, सही दुनिया के अंदर ज्ञान पहली चीज है, और ज्ञान पड़ा है एक्सपर्ट के पास में। जी हाँ, तो मैंने काफी आप लोगों की सहायता से काफी कंपिलेशन खुद के अपने हिसाब से किया, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो ये कानून का जो मकड़जाल है, जिसमें ये बार बार ये इधर उधर बदल रहे हैं, इस मकड़जाल में हमारा गरीब फार्मर, किसान, मजदूर, जिसका की ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो कंजर्वेटर भी है, वो कल्टीवेटर भी है, और वो ब्रीडर भी है। ये बात मैंने कई हुँ, समय का, ऐसे आदमी का ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, आईपीआर कोई दूसरा ले हुँ, जा रहा है। ये आंदोलन का हमारा जी हाँ, हिस्सा बने बिना हम इन लोगों के सामने कि ये सस्ती मांगे जो है ना, इनको हम नहीं ले, हमारे कार्बन क्रेडिट को भी कंसिडर करें, हम इन बातों को बीच में लाएंगे। और आज की जी, तारीख में किसानों के पास में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई हाँ, आपके जैसे हेल्पफुल हो जाएंगे, लेकिन किसान यूनियन के लोग हैं, वो भी तुरंत समझने जैसे यून है। तो इसको हम ऐसा मोड़ना चाह रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी का इसलिए मैंने केंद्र बिंदु इसी पॉइंट पे ला करके मैंने छोड़ा था कि हम इस पे कौन सा ऐसा करें। जब एनजीटी के मुकदमे हैं, तो मेरा एक साथी है, वो वकील लड़ता रहता है, उसको मैं पूछूंगा, वो नदी नालों के बजरी के लिए लड़ता है, उसको कहूंगा कि भाई ये हर्बल कार, इनका जो कोई केस है वहां पे ला, ताकि केस स्टडी हो, फिर आप लोगों से पूछे कि भाई आखिर इन्होंने क्या, कि जो बिजनेस सिस्टम में पढ़ा कि इनके इनके जैसे रेगुलेशन एक शब्द है, उसको इन्होंने इंटरप्रेट कुछ और कर दिया। वो कह साहब इसका मतलब तो ये है। अब ये जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो रिश्वतखोरी में अपने फंसे हुए हैं, डीएफओ वगैरह बैठे हैं, करें, तो उसमें एग्रीकल्चर का कोई एक नुमाइंदा है। नेशनल वाली का क्या है, मैंने उसको ज्यादा मुझे मिला नहीं, गूगल में आपको ध्यान हो सकता है। तो हरपाल जी, आप अपनी बात को रखो, फिर फूल कुमार जी के पास जाते हैं कि ये टॉपिक कितना क्रूशियल है, इसको हमें आगे कैसे लीड करना है, कैसे बढ़ाना है, इस पे फिर मैं फूल कुमार जी को कहता हूँ। हरपाल जी, अपनी बात को रखो, फिर समअप होकर के वापिस हम नमिता जी के पास ही जाएंगे। मैं आज मीटिंग में होने से काफी लिंक भी कहीं भेज नहीं पाया, इसलिए कुछ संख्या भी कम रही मेरी। हाँ बोलिए हरपाल जी, माइक खोलो अपना हाँ, और नमस्कार बात जी करो। सभी को। और ये मैडम नमिता को भी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। ये आपने एक तो टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना है, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया, लेकिन अभी तक जो इस बारे में जानते रहे, डील करते रहे अपना रेलवे से रिलेटेड, वो बता सकते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ने कुछ वो तो पास किया। हम लोग भी अगर क्लियरेंस लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे लाइन के लिए, तो हमें ट्राइबल मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस लेना पड़ता है। वो कंजर्वेशन एक्ट है 2006 का, उसके तहत में। और ये भी है कि पीछे गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के राइट्स भी कुछ हद तक डिफाइन किए हुए कि वो उसको भी रहेंगे। पहले तो उनको धुतकार के भगा देते थे ना। और ये अलग है कि इस चक्कर में कुछ माफिया भी डेवलप हो जाता है। कुछ फॉरेस्ट वाले कुछ मिले रहते हैं, कुछ नहीं मिले रहते। वो तो सभी डिपार्टमेंट में सब तरह के ऑफिसर रहते हैं। और इसी कनेक्शन में आपने जैसे हम देखते हैं, फील करते हैं कि ये फॉरेस्ट और माइनिंग डिपार्टमेंट भी एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। और माइनिंग माफिया तो पूरा फेमस है, वो तो अफसरों को भी मार देता है और पूरे गुंडे लोग वहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट सभी को, आम आदमी को भी उस तरह से अफेक्ट करता है। और जैसे नमिता मैडम ने बताया कि, और हनुमान जी ने बताया कि बायोडाइवर्सिटी इस तरह से हर जना उसमें इम्पोर्टेंट है। टाइगर टाइगर
से कितने सारे चीजें लिंक्ड हैं, तो ये अवेयरनेस सबको नहीं है। अभी हम ही लोग कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये समझते हैं कि एक दूसरे से सब लिंक्ड हैं। इवन बाद में ही हम लोग को पता चला कि पेड़ भी अगर गिर जाता है जंगल में तो उसको पेड़ को उठा के नहीं ले जाना है, क्योंकि उस पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी लाइफ उस पे डिपेंडेंट हैं जो उसमें रहते हैं या खाते हैं। इवन दीमक तक के लिए, दीमक पे दूसरे जानवर डिपेंडेंट हैं। इस चीज को लेते हुए तो मैं यही कह सकते हैं कि जैसे ये मैडम नविता बता रही थी कि हम लोगों को अपनी एक ग्रुप बना के आवाज तो उठानी पड़ेगी, और कोई भी एक्ट इस समय जो पास होता है उससे पहले कुछ ऑब्जेक्शन भी, वो जनरल सजेशंस तो वो कॉल करते हैं, ऑनलाइन कॉल कर लेते हैं, कॉल करके तब उसको सेशन को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। इसलिए हमारे को हर लेवल पे हम लोग का लॉबी होना चाहिए, हमारी इंटरेस्ट को वाच करने वाला होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारी केवल एग्रीकल्चर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री की तरह कोई वो है कॉमर्स, उनके जो होते हैं ना फेडरेशन है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनके पूरे ऑफिस बेयरर्स हैं, एक्सपर्ट हैं। हम लोग इस मामले में काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हिम्मत कर रहे हैं। हनुमान जी, इससे मैं इसलिए बहुत प्रभावित हूँ कि ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो बल्कि इन चीज़ों को हम लोग को गवर्नमेंट तक तो शायद पहुँचाने का जरिया कुछ होना चाहिए, जो गवर्नमेंट तक भी हम पहुँचाएं अपनी बात को। धन्यवाद हरपाल जी। 2006 का एक्चुअली फॉरेस्ट एक्ट था, 2002 में ये बना, 4 में लगा था बायोडाइवर्सिटी के मामले में। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो फॉरेस्ट वालों से इनका लिंक बन जाता है। तो अब मुद्दा सिर्फ वहीं जाकर के अटकता है कि जितने भी एक्ट है, फॉरेस्ट में भी ये काफी बदलाव करने की ताक पे है। और इसके अंदर आप जैसा कह रहे हैं मैडम निमिता, मैं इस एक्ट को पढ़ रहा था 21 को, तो इन्होंने एक तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के, क्योंकि मैं जागरूक तो काफी हूं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक ही जाता हूं, इतना मेरा वन मैन आर्मी हूं। इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, जॉइंट कमेटी को भेजा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कोई कमेटी बनाई, उसको भेज दिया, और 15 दिन वो खत्म हो चुके हैं हमारे। तो अब ये एक्ट तो वापिस वहां से लौट के जब भी आएगा नेक्स्ट सेशन में ये पास होगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके अंदर जो कोलैप्स किया है, मोटा मोटा थीम जो आया था, मैं कुछ यूपीएससी के लेक्चर सुनता हूँ, इनके जो है आईएएस के हैं उनको, और कुछ मैं इनकी पीआईबी का जो प्लेस है उसको देखता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड, इनमें से कुछ मसाला लेकर के मैंने देखा कि ये एक तो लगभग फाइनलाइज है, और स्टेट की जो बॉडी है इसको ये सॉर्ट आउट करेंगे। और किसान के नाम से मुझे दुख इस बात का है कि किसान, बाबा ने ये कहा है, वो बाकायदा पेपर में तो लिखा है कि बाबा कहता है मैं किसानों के पास जाऊंगा, उनसे उगा लूंगा। मैं एक किसान से मिला था गंवार पाटे के मामले, वो रो रहा था कि मुझे ये कह के चला गया बाबा ये हो गया, मेरे 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैंने तो साबुन और ये बनाने के लिए करें। ये जो कॉर्पोरेट की इतनी खतरनाक दखल जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एक तो कंजर्वेशन की बात करते हो, तो कंजर्वेशन तो फॉरेस्ट वाले कितना करते हैं, वी नाउ इट वेरी वेल। और सस्टेनेबल के मामले में तो हम है ही नहीं, अपने बच्चों के लिए तो हम रखना, पानी नहीं रखना चाहते हैं ना, हमने 4 पीढ़ी पानी तो एडवांस ही पी लिया ना। तो इसलिए हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम कोई कंजर्वेटर सिस्टमेटिक है, हमारा माइंडसेट जो है उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन हमारे जो प्रेशर ग्रुप है उनको इस बातों का पूरा ज्ञान नहीं लेना, बिल बन रहे हैं उनकी फाइट नहीं करना, सीड बिल भी जैसे आ रहा है, तो टिके साहब ने एक बार कहा तो था हम करेंगे, लेकिन स्टडी सर्कल लगना नहीं, पढ़ने नहीं। मैंने क्यों से कोशिश की, इस तरह से बात को करिए, बात इतनी सी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, पूरी आग लग चुकी हो, आप किसी कोई ऐसा हिस्सा नहीं हो। अब कम से कम लोगों तक माने नहीं माने ये बात पहुंचा दो कि किसान बेवकूफ नहीं है, इनके नॉलेज में ये चीज है। और ये जब नॉलेज में चीज का आदमी कहीं मंच पे खड़ा होकर, जैसे मैंने कहा और तीसरा बिंदु पढ़ा और उस पर मेरा प्रश्नवाचक लगा, तो मैं तुरंत उस बातों पे गया, इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ा, ये पढ़ा, मैडम कहा यार शेयरिंग होगी कैसे। फिर मुझे एक्सपर्ट नहीं मिला, मैं थोड़ा आज प्रॉब्लमेटिक ये रहा, मैं दिल्ली जाने के कारण से लोगों को लिंक भी नहीं भेज पाया। संयोग से आप जुड़ गए, ये किस्मत है मेरे, यो समझो, या
इस सेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगा कि नमिता जी जुड़ गए और हम अच्छे लोगों में से कुछ निचोड़ निकाल पाएंगे। तो फूल कुमार जी, आप सवाल हमारा यह है कि शेयरिंग कैसे होते हैं, ये तो नमिता जी का विषय हो गया, लेकिन शेयरिंग के मामले में हम टिकना कहाँ चाह रहे हैं, कौन सी लड़ाई करें, इनको कैसे जोड़ें, ये लोग इन बात तक पहुंचना ही नहीं चाह रहे हैं। कोई ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप, ऐसा कोई मंच बने करे कि कितने किसानों के फेवर के बिल आए, उनमें क्या हुआ और कैसा हुआ। एक पीआरएस ग्रुप पूरा का पूरा लगा हुआ मेरी तरह, उसके पास तो टीम वर्क है, मैं तो बहुत छोटे स्तर पे काम करता हूं आप लोगों के सारे से अपने हिसाब से ही। तो ऐसा जो हो रहा है ना, ये कानून का दायरा और ये जो बेड़ियां हमें लगाई जा रही है, ये बहुत क्रूशियल बेड़ियां है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट दीजिए फूल कुमार जी सर। वैसे तो खैर मैं जुड़ा तो आज इसी मकसद से था कि मुझे यहाँ पे आप लोगों से नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि इस टॉपिक का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला जो पॉइंट रहता है, जो ये इवन इस मामले में भी रहता है, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, जो सारी उसका बहाना दे करके और डेवलपमेंट का बहाना दे करके, खासकर एनसीआर जो एरिया है, हमारे यहाँ इतना ग्रीन फील्ड होते हुए भी जो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ होते हैं वो फरीदाबाद, गुड़गांव, इवन जींद जैसा एरिया जो कि दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर है, वो पूरा उसमें टॉप पे रैंक करता है जब ये पोल्यूशन की बात आती है। तो वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें वहाँ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और उसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी, आई डोंट नो ये इसमें कहाँ स्टैंड बाय करता है। पर मैं इसके ऊपर भी जैसे हम कोशिश तो करते रहते हैं अवेयरनेस फैलाने की, लेकिन अदर देन दैट मेरा मानना ये भी है कि ये जितना भी आयुर्वेदा लिखा हुआ है और ये जितना भी जड़ी बूटियों का सिस्टम खड़ा किया गया है, इसमें एक क्रेडिट जो है हमेशा से मारा गया है, और वो मारा गया है किसान के खेतों का। क्योंकि हमारे जो बूढ़े होते थे, पुरखे होते थे, आज चलो ये तो साइंटिफिक मेडिकल डेवलपमेंट अभी हो गई रिसेंटली, 10-20 साल से ज़्यादा हो गई हैं। नहीं तो इवन मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मोर देन 60% जो मेरी, चाहे वो फिजिकल चोटें थी, घाव थे या फुंसियाँ थी या जो भी था, या इवन इंटरनली शरीर में भी कहीं पेन वगैरह, गुम चोट वगैरह होती थी, तो घर में दादी नुस्खे तैयार रखती थी। और वो सारे नुस्खे ऐसे होते थे कि कोई डॉक्टर उनका क्या मुकाबला करेगा, नॉट ओनली उनको ठीक करने में, बट जो इंटरनल वो रिक्वायरमेंट होती थी बॉडी की उसको रिकवर करने के लिए, वो भी उनसे पूरी होती थी। तो ये जो क्रेडिबिलिटी होती थी, ये क्रेडिबिलिटी भी जो पूरा आयुर्वेदा के इन्होंने उठा के लिख तो दिए ग्रंथ, अब ये लिखे कहाँ से हैं, समाज में घूम घूम के लिखे हैं। आज फलाने के यहाँ बैठ गया कि भाई हाँ ये नुस्खा भी है, चलो मैं इसको अपने, मतलब वो थोड़े से ज़्यादा सियाने लोग होंगे या ज़्यादा कनिंग होंगे जो उठा के लिखते रहे, जो भी करते रहे, पर वो उनकी प्राइम सोर्स कहाँ है। वही आप वाली बात जी कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसको अल्टीमेटली किसान के ऊपर ही ला करके नाम दे करके इन चीज़ों को कर रही है। और पेड़ की जो पेटेंट है उसका कोई कर नहीं सकता, उसके ऊपर जो बाई प्रोडक्ट है उसका कर सकता है। तो ये बाई रिसोर्सेज वाली बात है कि सेकेंडरी रिसोर्सेज प्राइमरी रिसोर्सेज वाली, मेरा तो कई बार इसके ऊपर मन करता है कि इस आयुर्वेदा के अंदर ये चीज़ें क्लेम की जाएं, जो ये बैठे हैं बाबे बन के कि हमने ये शोध किए हैं। सारे नहीं किए होंगे, ठीक है, आधे पद्दे किए होंगे, तो आई डोंट नो कैसे की जाए। कई बार सोचता हूँ मैं इसके ऊपर भी, क्योंकि ये भी रियलिटी है। गांव में अगर मैं खेत में काम कर रहा हूँ, कभी लेट अस से कि कभी किसी एंशिएंट ज़माने में जब से ये इलाज शुरू हुए होंगे, उस टाइम कौन बाबा घूम रहा होगा खेतों के अंदर। खेत में मैं कसी से कसोले से काम कर रहा हूँ, कुल्हाड़ी काम कर रहा हूँ, उंगली कट गई, किसी ने कहा कि भाई इसके ऊपर पेशाब डाल लो, किसी ने कहा इसके ऊपर मिट्टी डाल लो। वो खोज किसने की? इन्होंने तो नहीं की। कहाँ लिखी हुई है खोजें? ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे ऐसे और भी, जो कि मतलब सारे के सारे अगर देखेंगे तो एक किसान के ही उसमें जाएंगे कॉपीराइट में, पर उनका कोई क्लेम नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कहीं पे। तो ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आई डोंट नो ये बायोडाइवर्सिटी में कितना जाएगा, लेकिन अगर आप जड़ी बूटियों का जिक्र करते हो तो मे बी ट्रीटमेंट तो उसमें भी जाएंगे। और मेरी दादी एक लेप बनाती थी मोम का, हल्दी का
और उसमें डालती थी क्या नाम है, शायद थोड़ा घी डालती थी। और वो लेप जो है वो जो आज के दिन जो बीटाडीन जो काम करती है, जो आपको चोट लगती है, घाव होता है, जो बीटाडीन उस पे काम करती है, उस पे लगाती थी वो। अच्छा, ऐसे ही एक लेप बनाते थे नीम की, वो जो परत होती है, जो नीम का जो वो होता है, छाल होती है, उसको लेकर के उसको कुम्हार के जो बर्तन होते थे उसका टूटा हुआ एक ठेकरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, टुकड़ा जो गोल हो जिसके अंदर पानी ठहर जाए, और उसके अंदर घिस के बनाते थे एक लेप। और वो लेप जो है फुंसियों पे लगता था, घर में ही लगता था। ये तो अब ये सारी चीजें जो हैं ऐसी ऐसी, ये नीम एक जड़ी बूटी है, मोम है या हल्दी है, घी है जो डल के बनता है, वो एक जड़ी बूटी है। उसके अलावा खाने के लिए भी खुराकें, जो आज के दिन कायम चूर्ण आता है, कायम चूर्ण, अब मेरी जो दादी थी उनके पिताजी में, यानी कि मेरे परदादा कह लीजिए, वो वैद्य थे और वो बनाते थे वो चीज़ें। तो वो बनाते थे तो वो क्या नाम है, ऐसी वो खुराक बनाते थे। कायम चूर्ण तो अभी आया है 30-40 साल से ही फेमस हुआ होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा पुराना नहीं है, हद मार के 50 साल पुराना होगा। लेकिन उससे पहले वो बनाते थे बूढ़े हमारे, उनके वहाँ से वो कंसेप्ट उठाया है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कंपोजिशन सेट करी हैं और कायम चूर्ण निकाल रखा और धड़ल्ले से चल रहा है बड़ा बढ़िया। कब से चल रहा है? बहुत बहुत समय से चल रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग इसको खाते हैं, यूज करते हैं। लेकिन उसके ऊपर असली जो क्रेडिट है वो कहीं है ही नहीं कि ये कहाँ से इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला इनको। ठीक है, उन्होंने बाय प्रोडक्ट बना लिया, पर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या लिख रहे हैं वो? अब किसी एक वैद्य से भी लेके आए होंगे, मेरे परदादा जैसे वैद्य से उठाया होगा किसी शाणे ने, मतलब उठा के उसने बिजनेस करने की सोची होगी, और उसने बस लिख दिया होगा जी सिंपली, हमने तो ये जड़ी बूटियां ढूंढी और हमने बना दिया। लेकिन वो आइडिया कहाँ से चोरी हुआ है, कोई ट्रैक ही नहीं है किसी चीज़ का। मे बी, बट इनके अलावा जो एक दूसरा पॉइंट जहाँ आपने भी फोकस किया इंटरेस्ट का, वो है कि कंसंट्रेशन करी जाए जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको कांटेक्ट करके और उनको इन मुद्दों पे लेके आने के लिए। अभी जैसे भारतीय किसान यूनियन में अभी वहाँ यूपी में गेम खेला इन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो मेरे जैसे तो डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं टिकैत साहब के, बात भी हुई, स्ट्रेटजी भी पे भी बात हुई, सारी बातें हुई, उनकी हेल्प कर रहे हैं फिलहाल तो हम वापस इन चीज़ों को खड़ा करने के। कल ही शामली में जो है खापों की वो भी हुई, मीटिंग भी हुई, और उसके अंदर बहुत सारी मैंने पोस्ट भी शेयर की थी अपडेट के नाम पे, आपने देख भी ली होगी। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि जो बड़े लेवल पे लोग चले जाते हैं, इनके साथ ओवरनाइट तो रिलेशन बनते नहीं है उस टाइप के कि वो आप इनको कुछ भी कहो और ये आपकी बस एक फ़ोन से मान जाएंगे। उसके लिए कॉन्टिन्यूस डायलॉगिंग, कॉन्टिन्यूस नेटवर्किंग, और कॉन्टिन्यूस फिर उनके साथ जो है अपने इन्फ्लुएंस की बातों में ये चेक करना कि ये कौन सी बात पे ज़्यादा मतलब आदमी इंटरेस्टेड है और कौन सी बात का इसके अंदर ज़्यादा जुनून है। तो वहाँ पे जो मैपिंग होती है उस मैपिंग में बहुत टाइम लगते हैं, और हमारे अंदर बहुत रेयर, शायद 0.0% लोग ऐसे हैं जो ये टाइम देना चाहते हैं। कई बार जैसे हमारी अपनी उजमा बैठक में हम लोग साइकोलॉजिकल वार गेम के ऊपर ट्रेनिंग की बात करते हैं। आप जैसे लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती, एक दिन में लोगों को इनके ऊपर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये समझते हैं वो उन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, पर वो हार्डली 1-2% लोग हैं सारे में। तो मेन हमारा चैलेंज यहाँ पे है कि हमें उस लेवल के अवेयर लोग और उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म लोगों की ट्रेनिंग का सिस्टम सेट करना चाहिए। आपका जो ये पैटर्न चलता है, जो ये आप मीटिंगें करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर मतलब अगर 20 लोग भी इसको कंसंट्रेट करके ये कर लें डिसाइड कि हमें हर बार का सेशन अटेंड करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साल के अंदर वो 20 लोग ऐसे हो जाएंगे कि मेन बात क्या होती है, आईक्यू जब होता है वो तब जाकर के पता लगता है जब आप राउंड टेबल पे किसी के साथ बैठते हो। ग्राउंड से किसान बना करके आप सड़क पे आंदोलन के लिए भीड़ तो जोड़ लोगे, लेकिन जो राउंड टेबल पे हमारी अब की बार की किसान आंदोलन के लोग क्यों जीत पाए, क्योंकि उसमें राज्यपाल जैसे ऐसे रिसर्च बेस्ड लोग थे, या और भी बहुत सारे नाम हैं इनके अंदर, उगराहा थे, इवन टिकैत साहब की टीम, बेशक उनकी इतनी रिसर्च नहीं रहती है, पर वो अब की बार इस बात पर डिटरमाइंड थे कि हमने राज्यपाल और उगराहा और इन जैसे लोगों के साथ खड़ा रहना है। या दूसरे फ्रंट पे चढ़ूनी थे, चढ़ूनी जो है सबसे ज़्यादा
सरकार की कमर तोड़ने पे, फील्ड पे मतलब सरकार की मरोड़ निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हेलीकॉप्टर रोकने हैं, चाहे कुछ करना है, चाहे बैरिकेड तोड़ने हैं, ऐसे मतलब जब टीम बनती है ना, हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें वो टीम चाहिए। अब हमारे पास एक्सपर्ट के हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी आप हैं ही नंबर 1 इस मामले में, कोई दो राय की बात ही नहीं कह सकता कोई, कि जितनी डाइवर्स आपके पास इंफॉर्मेशन और फिर उसके ऊपर डिबेट करने का आपका सलीका जो है, ये चीज़ें हैं। पर हमारा वो नेटवर्क, अब हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ऐसे मोमेंट्स पे जब किसी इंसान को आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जब भारतीय किसान यूनियन टूटी, मैंने, हालाँकि किसान आंदोलन के दौरान भी मेरी उनसे बातें होती थी, राकेश टिकैत साहब से, लेकिन अब मैंने उनको स्पेशल 7 पॉइंट का एक नोट भी बना के भेजा। उनके आसपास मैंने 4-5 और बंदे वहाँ पे लोकल जो हैं बड़े वो वाले, जो जिनकी उनके घर तक दौड़ है, वो उनके थ्रू भी नेटवर्किंग को आगे इंक्रीज किया जा रहा है, और वो हमारे पॉइंटों से एग्री हो रहे हैं। लेकिन एग्री होना कई बार क्या होता है कि चलो यार कह रहा हो तो हाँ में हाँ मिला दो, वो चीज़ होती है, लेकिन वो इंटरनली उसके लिए कितना प्रिपेयर हुआ है, वो चीज़ फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। तो हम तो लगा रहे हैं टाइम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसे लोग कम हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रेशर ग्रुप्स को तैयार करने से उनको करने से पहले हमें डायलॉगिंग, लाइजनिंग, नेटवर्किंग वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आज के हमारे यहाँ कितने, हम 6-7 लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जबकि हमारे ही सर्कल में कम से कम अलग-अलग इवेंट्स के काउंट करो तो 40-50 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे इन सेशंस में आते हैं, लेकिन आज सिर्फ 6 आए हैं या 7 आए हैं। तो ये हमें डेडिकेशन का जो एक पैटर्न है ना, लाइजनिंग के लोग चाहिए हमें। प्रेशर ग्रुप तो खाप हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने भी देखा है हनुमान सर, हमारे जब उसमें बैठ के खाप रते चलते हैं, कितने खाप चौधरी आ जाते हैं, हर रोज नए-नए आते हैं। 9-9 दिन चलाते हैं हम, 9-9 दिन में 3-3 4-4 के हिसाब से 30-35 तो एक खाप रते में हमारे सेशन में आ जाते हैं खाप चौधरी, और वो हमारी सुनते भी हैं। लेकिन उनके ऊपर एक बात को, जैसे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होती है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के जरिए जब कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर डाल करके उसको अपडेट करते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं, तो तभी को कंप्यूटर काम करता है। उसके सामने सॉफ्टवेयर रखने से वो काम नहीं करता, वो तो डाल के जब उसको उसके अंदर फॉर्मेट किया जाएगा तब काम करेगा। बात यहाँ पे यही आ रही है, हमें एक-एक प्रेशर ग्रुप का जो आदमी है हमारे पास, जो लीडर है, उसके पीछे हमारा फॉलो अप चाहिए, और फॉलो अप के लिए हमें एक-एक आदमी चाहिए। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक प्रेशर ग्रुप वाले के ऊपर हमारे 2 बंदे 3 बंदे होने ही होने चाहिए, ताकि वो जब भी उनसे मिले उन्हीं मुद्दों में बात करें तो उसके दिमाग में वो बात बैठे। क्योंकि इन लोगों की भी एक साइकोलॉजी है, इन लोगों के पास भी थाउजेंड्स लोग इनको घेरे रहते हैं, अलग-अलग तरीके के टॉपिक्स इनके दिमाग में डालते हैं, इनका कैडर है, लेकिन उस कैडर के बाद इनके ऊपर वो प्रेशर भी हैं, कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर हैं, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर हैं, कहीं लोकल लीडर्स के प्रेशर हैं। वो भी उनके बीच में हमारी बात को इनके दिमाग में ऊपर रखने के लिए लाइजनिंग, नेटवर्किंग, फॉलो अप, इस तरीके के लोग हमें तैयार करने पड़ेंगे। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम निमिता जी, अब सेशन आपके सेंट्रिक रहेगा और इसको रिकॉर्डिंग फिर उसके बाद में लगभग हम बंद। ठीक है जी। ये जो पर पहुंचे हैं कि इसके अंदर जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो आया है, हम्म, उस नॉलेज को हम कैसे समअप करके आइडेंटिटी करवाने के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान भी है, जैसे जब ये बायोडाइवर्सिटी का जो समझौता हुआ था ना, उस समझौते में ये बहुत बड़ी बात थी, मैंने इसको पिछले साल पढ़ा था, आज तो मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर पाया, कि मुझे याद है आज भी कि ट्रेडिशनल नॉलेज का कंसेप्ट इसमें डाला गया था कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज का भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने एक्ट बनाते वक्त यहाँ के, क्योंकि वहां तो कन्वेंशन हो गया और कन्वेंशन के बाद में ये लोग यहाँ आगे रेटिफाई करा करके कानून बनाए, कानून बना के 2002 में जो कानून बना उसके अंदर ऐसी बातें आई नहीं, वो डेफिनेशन नहीं एनजीटी पे चली गई। अब ये सारी बात होने के बाद में 2021 को आ रहा है, तो हम नेक्स्ट कभी भी इस बात पे कोई एक मीटिंग रखेंगे जो 2021 का एक्ट, भले ही वो उन्होंने 15 दिन का मांग के एक्ट बना देंगे, भले ही वो कुछ हुआ, लेकिन कहीं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे फार्मर्स के कहीं बेनिफिट की शेयर का कहीं कोई पॉइंट उसमें है या नहीं है, तो हम उसमें क्या एक अमेंडमेंट की थीम ला सकते हैं, इसको लाते हुए, क्योंकि आज का सेशन
कंजर्वेशन के मामले में इन्होंने अपनी फोर्स लगा दी कि आप ये करेंगे, इन्होंने शेर के लिए बना दिया, बाघ के लिए बना दिया, हिरण चिड़ियों के लिए बना दिया। आगे कितनी चलेगा सस्टेनेबल, उसके लिए लिखापढ़ी कर दी। लेकिन ये जो तीसरा फोकस पॉइंट जो है, इसमें मैंने कई लिटरेचर पढ़े, उसमें हर देश इसमें झगड़ रहा। साउथ अफ्रीका के वहां की वो बायोडाइवर्सिटी ये अमेरिका खत्म करने पे तुला पड़ा, वहां काफी कुछ गना है उस पे। अब इन सारी स्थितियों के अंदर हम अभी भारत पे लाए, इंटरनेशनल पे नहीं लाए, हम अपने किसानों, अपने लोगों के ट्रेडिशनल नॉलेज पे लाते हुए आप अपनी बात को सम अप करें। और फिर ये, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा सेशन रिकॉर्ड का कोई सुनता भी नहीं, इसलिए उसको सम अप करा देंगे। आप 5-10 मिनट में अपनी बात को सम अप करो। ठीक है जी। हाँ जी सर, जो आपने इसमें एक बात और थी, इसी कंटिन्यूएशन में हरपाल बोल रहा था मैं, कि एक तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन्होंने अपना साउथ इंडिया से एक एक्सपर्ट नॉमिनेट कर दिया है, तो उस कमेटी में हम ये काफी कुछ मटेरियल उसको भी सप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो उस कमेटी में उसको रखे। और दूसरे युद्धवीर को भी मैंने बोला था कि आप बीच बीच में, हम ये ग्रुप है हनुमान जी का, आप बीच में ज्वाइन कर लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम ज्वाइन कर लेंगे। युद्धवीर भी काफी देशों में घूमा फिर यार, काफी मेहनत करते हैं। मैंने देखा है जो किसान नेता हैं उनमें से बहुत सारे लोग कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन मैंने युद्धवीर को देखा कि वो समझदार और नॉलेजेबल भी है और बात को करना जानता है। तीसरे, एक गवर्नमेंट ने जो बनाया है ना फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम किसानों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका भी हम लोग फायदा उठा सकते हैं इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके सारी चीजों का हम भी फायदा उठा सकते हैं। तो बस इतना और जोड़ना था, आगे फिर बात करें नमिता जी। हाँ नमिता जी सर, जो ये वाली बात आपने कही ना कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें लाइजनिंग की जरूरत है। और जहां तक उसको समझने की बात है, या आईपीआर की हम बात करते हैं, जो ऑब्वियस है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज यदि प्रूफ हो जाता है, जिस तरह से आपको फूल कुमार जी ने बताया कि हल्दी से भी हमने उनकी दादी माँ बनाया करती थी, नीम की छाल से बनाया करती थी, यदि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो उसका पेटेंट नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, कि आप पहले से एग्जिस्ट करता है ये नॉलेज। बट जहां बात आती है कि उसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो उसको साइंटिफिकली प्रूव करके उस प्रोसेस को पेटेंट करा लेते हैं। जब वो प्रोसेस पेटेंट हो जाती है और साइंटिफिक उसके ऑथेंटिक डाटा उनके पास होता है, तो उस कंडीशन में जो ओरिजिनल नॉलेज जहां से जनरेट हुआ उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वही बोला जाता है ना, कानून अंधा है। तो वो किस तरह से प्रूव करते हैं ये डिपेंड करता है। अब जहां पर आपने कुछ यूज करा, कुछ एक पर्टिकुलर टिपिकल प्रोसेस होती हैं जो किसान अपने खेतों में यूज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके पीछे की साइंस क्या है। यदि वो किसान के साथ पढ़ा लिखा हुआ, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन के लोग रहते हैं जो डायरेक्टली किसान के कांटेक्ट में रहते हैं, और वो जानते हैं कि जमीनी तौर पर या लोकल पे किस तरह की समस्या है और उसको किसान कैसे सॉल्व करता है। और ये ट्रेडिशनल उसको कोई पेटेंट कराए उससे पहले उनका रिप्रेजेंटेशन वो पर्टिकुलर पर्सन करें। लेकिन हमारे साथ पढ़े लिखों के साथ ये समस्या है कि हम किसान को अनपढ़ गंवार समझ के उसको अलग कर देते हैं और अपना बेनिफिट लेने के लिए हम आगे आ जाते हैं, और फिर हम पीछे भूल जाते हैं कि किसान जो असली उसका जो ओरिजिन जहां से हुआ है उसको हमें बेनिफिट के लिए प्रोग्रेस करना है या उसको हमें पहुंचाना है, वो ना करके हम अपना इंटरेस्ट ज्यादा आगे रख लेते हैं। तो यहीं पे ये जो गैप है हमारे बीच में, जो फूल कुमार जी का सजेशन था कि ये गैप हमें कम करने की जरूरत है। तो यदि डायरेक्ट हमारे पास एक प्रोग्रेसिव किसान हो जो उस बात को अच्छे से उठा पाए और उसका रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट के साथ, जब भी कोई कानून बनता है, तो जब हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां तक पहुंचेगा तो मुझे नहीं लगता कि जो उसका क्रिएटर है उसको बेनिफिट ना दिया जाए। डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा। बस ये जो हमें गैप है इसको फिल करने की जरूरत है, जब भी हमारे किसानों का उद्धार हो सकता है। और उसके लिए हमें मैं एक लाइन आपको एक सवाल मैं खड़ा कर दूं।
आपने हम वैसे इस बात पे 2021 का जो एक्ट आ रहा है इसके ऊपर आप भी स्टडी करना, मैं भी स्टडी करूंगा, पूछेंगे, एक जी सर। सेशन पूरा रखेंगे। जी सर। वो हमारा होगा कुछ भी नहीं, मान लो 15 दिन है, लेकिन किसान यूनियनों के पास ले जाके कोई प्रेशर करेंगे। लेकिन जी। आपने ये कह दिया कि जैसे कि प्रोसेस जो है वो करा देते हैं पेटेंट। प्रोसेस में तो हल्दी मेरी और प्रोसेस उसका, इसको घिसना पीटना, उसको काम क्या करना। हल्दी मेरी, मैंने कंजर्व की है हल्दी को, मैंने उसको मेरा जो भी प्रोडक्ट है, तो बेनिफिट शेयरिंग के अंदर क्या उस एक्ट के अंदर नहीं। एक आदमी जो प्रोसेस को पेटेंट करा लेता है उसका क्या लगता है। कमार पाटे का प्रोसेस बना करके उसने एक शैम्पू बना लिया, कमार पाटा तो मैंने पैदा किया ना, मेरी खेत है, मैंने पैदा किया, तो वो बेनिफिट शेयरिंग की जो परिभाषा है ना, वहां हमें बेनिफिट शब्द पे जहां कहीं भी एक्ट में है उसको हम इतना फोकस ले लें कि आखिर बेनिफिट जा कहां रहा है। क्या किसी बेनिफिट कंपनियों को ही जा रहा पूरा का पूरा, क्या इस बेनिफिट के हम हकदार नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक आपके यूनिवर्सिटी में कोई हो कि इस बात को करके कि भाई ये 2 बिंदु तो ठीक है, सीबीडी का समझौता हुआ, आज 22 तारीख है, कल या परसों में जब भी बैठे हैं ये हुआ था। अब इसके अंदर मेरे वैसे 15 दिन तक मेरे वीडियो है, मैं फेसबुक लाइव 2 साल पहले आया था इन्हीं बातों के ऊपर, मेरी धुन चढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो मैं यूपीएससी का पढ़ता, जैसा मेरा नॉलेज था, वन मैन आर्मी था मैं, तो लाइव आया। फिर मैंने ये कहा कि लाइव से मेरा खुद का अपना नॉलेज है, ये वोमिटिंग सिस्टम है, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, तो मैंने ये बदला। अब मेरे क्या सवाल बनने शुरू हुए, तो सवालों के उत्तर जो है जाकर के या तो गवर्नमेंट पे अटक जाते हैं, कानून बना करके वो उसको कर देती है, हम जागृत नहीं है उस कानून का, कोई अपोज नहीं करते। अब जब प्रोसेस का, आपने ये बात कही, मुझे ये नॉलेज में नहीं है, आपने कहा तो मुझे एकदम से पंच किया कि कोई आदमी एक प्रोसेस को पेटेंट करा ले, बात तो ठीक है, पेटेंट होती है प्रोसेस। आईएसओ जो है ना, जब मैंने अपने क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में पूछा कि भाई ये बीमारी क्या है, कि वर्ल्ड की 9 कंपनी है और ऐसी 1-2 और हो जाएगी जो आपको आईएसओ देती, क्या करती है कि वो प्रोसेस पेटेंट करती है। तो हमने सोचा कि आईएसओ का मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का आईएस स्टैंडर्ड से ही ऊपर होगा, तो वो खोदा पार निकली चुया, वो तो और ही फर्जी निकले। वो प्राइवेट कंपनी है, वो पेटेंट दे जाते हैं आईएसओ करके, और 2009 और ऐसे 9001 नंबर दे करके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम टांग देते हैं। अब ये जो गोरख धंधा है, जो बायोडाइवर्सिटी के साथ और किसान की किसी प्रोडक्ट के साथ में यदि है, प्रोसेस पेटेंट हो रहा हो, तो प्रोसेस तो इंडस्ट्री के पास ही है, प्रोसेस तो किसान तो करता नहीं उस प्रोसेस को, नहीं करता, भाई इंडस्ट्री लगाएगा वही तो प्रोसेस करेगा ना। तो अब ये प्रोसेस के अंदर जब बायोडाइवर्सिटी तो है ना उस प्रोसेस में, उसके अंदर मान लो तुलसी गई है या गवार पाटा गया है या हल्दी गई है या कोई तो प्रोडक्ट गया है ना, जो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट था वो। अब वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट का बेनिफिट शेयरिंग का जो तीसरा इसका समझौता है वर्ल्ड लेवल का, इसके अंदर इसको बेनिफिट क्या रहा। जिस आदमी ने हल्दी पैदा की उसे तो वो ले गया सस्ते में तोल के लेके घर बांट दिया, सब मेरा ये करेंगे, ऐसे छानेंगे, इतना डिग्री टेम्परेचर पे करेंगे, ये तो कोई कर ले घर में बैठा बैठा, उस पे करके शीशी में पैक करके और वो वैल्यू एड करके बेच दी। ये कालिम चूर्ण का जैसे फूल कुमार जी कह रहे थे, ये सेम बात यहाँ हो रही है। तो उसके अंदर इस एक्ट में क्या इन्होंने किया, क्या बाबा को पूरे प्रोसेस दे दिए। अब किसानों को उसमें, जैसा मैंने तो, क्योंकि वो पेपर वाले अपने वे में लिखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा था तो उनका भी इन्होंने कह दिया किसानों को इसमें बोने की छूट मिलेगी। अरे हमें छूट क्या, रोकता कौन है, हमारे खेत है। तो मेडिकल प्लांट हम पहले सफेद मूंगफली का यहाँ प्रोजेक्ट आया था, लोग फेल हो गए दुनिया भर के। यहाँ मेरे एशिया में सफेद मूंगफली पता नहीं कहीं काम आती होगी, ला करके बीज इन्होंने बांट दिया, हमने बोई, हुआ कुछ नहीं, लाखों का वो अभी तो ये कुछ बातें ऐसी है कि इन कानूनों के अंदर क्ल्यू है। अब इनके अंदर ऐसे लेको ना छोड़े, इसलिए एनजीटी में केस जा रहे हैं। तो हम इस एक्ट के मामले में पहले तो अपने आप को मेंटली तैयार होकर के इस बार एक, आप जब भी कहेंगे रखेंगे, आप भी अपने किसी एक्सपर्ट फ्रेंड सर्कल है उनसे करना कि एक वर्चुअल मीटिंग इसी बात पे रखें कि 2021 का जो एक्ट आया है, इस एक्ट के अंदर उन्होंने करके अपने सजेशन दे दिए, वो उसकी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उसके पहले हम अपना डिस्कशन तो कर ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम इनको दे देंगे। तो प्रेशर ग्रुप वाला है कि भैया ये तुम्हारा एक्ट है यार, इसमें ये कल पास होगा, इसमें ये बात है, तो ये बात लाई जा सकती है। तो इसकी एक तो मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि इसके अंदर स्टडी करें, क्योंकि प्रोसेस वर्ड आते ही मैं थोड़ा चौंक गया ज्यादा।
तो मैं तो फोकस्ड आया, मुझे तो शेयर मिलना चाहिए, मेरे फूल कुमार जी के वैसे ट्रेडिशनल नॉलेज का हिस्सा मिलना चाहिए। तो शेयरिंग का मतलब क्या, क्या शेयर हुआ उसमें? कोई शेयर नहीं हुआ। नो वो नो, आदमी कोई मुझे कोई शेयरिंग नहीं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो जो कानून है उस तरह से है कि वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसमें भी वकील हैं, वो उस तरह से करेंगे कि केवल वही वो ले जाए प्रोटेक्शन, बाकी को ना मिले, तो उसी तरह से। बिल्कुल। किसान को तो इसीलिए ना, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, किसान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए ना, हाँ, जो प्रोड्यूसर है, जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं। अरे हरपाल जी, रॉयल्टी मिले तब हम किसी मैदान में उतरे, हम तो गए ही नहीं ना आईएसओ के पास में। हमारे प्रेशर ग्रुप को तो ज्ञान नहीं, हम अपना ज्ञान इन 5-7 में बांट करके रिकॉर्ड करके किसी को भेजें तो सुनने को तैयार नहीं। अब निमिता जी को मैंने कोई स्पेशल इनविटेशन थोड़ा ही दिया था, अगर पैनलिस्ट बनाता तब तो मैं इनको फोन करता हूं। इनकी एक जिज्ञासा है, ये आए, और मेरा आज सेशन में बहुत चिंता में था। मैं 9 बजे उतरा हूं, 10 बजे आया हूं, नया हूं, तो यहां बैठना, जो सेशन में ब्रीच नहीं करता। मैंने कहा जो भी होगा, जितना ज्ञान है अपने को अपने लेवल पे अपनी बात को रखेंगे, लोगों में प्रश्न छोड़ेंगे। तो ये आए हैं, तो ये एक दिशा बन गई हमारी, बहुत ढंग का सेशन रिकॉर्ड हुआ, लोगों तक पहुंचेगी। तो ये सारी बातें हमारे सामने है, लेकिन हमें हेल्प करने वाले लोग या हमें इस बात को आगे बढ़े, किसान नेताओं में तो है नहीं, क्योंकि हमारा तो शासन है एंटी फार्मर का। चौधरी हमारे राजस्थान से है, बाड़मेर से है, वो यदि उसको जाकर के ये बात कहें तो वो तो उनके साथ है। अगर इन्होंने बहुत सारे दे दी है, जमीनें दे दी जहाँ हर्बल है, वहाँ हर्बल के मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है नमिता जी, 2 पार्ट, एक तो पश्चिम का पठार और हिमालय की है। तो इनके ऊपर ये जो है वो कब्जा ही अपने किसी का ही नहीं है कहीं। तो वो इस तरह का नॉर्थ ईस्ट, तो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो पता ही नहीं फार्मर है या किस तरह के ग्रुप है, उनका कोई एजिटेशन इन मामलों में होता ही नहीं। वो कोई और ही अपने आप का वो सेटअप है। जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 से 7 सिस्टर्स हैं, जो स्टेट है, उन स्टेट को तो उस बात तक है ही नहीं, मालवा पड़ा। अब पठार वाले मामले में जरूर ये थोड़े साउथ का बेल्ट है, इसमें कुछ लोग हमें मिल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये झारखंड वगैरह, यहाँ लोग कुछ संघर्ष भी करते हैं। ये आदिवासी बेल्ट है वो भी आदिवासी। अब हमारे जो है वो हम मैदानी लोग हैं, जो गेहूं और चावल इस पे अटके पड़े हैं। हमने दूसरी बातों पे तो ध्यान दिया ही नहीं ना, कि हमें कोई हर्बल भी कोई चीज होती है, ये भी कोई हमें करना चाहिए। इन बातों पे ध्यान दिया तो हमें मार्केटिंग नहीं मिला, मार्केटिंग मिला तो बिल्कुल नील मिला। कोई यूं ही ठग के ले गया तो ले गया हम हमारे से। जैसे नागौर का भारत के अंदर अश्वगंधा प्रसिद्ध थी, और अश्वगंधा से बहुत सारी दवाएं हैं, अश्वगंधा का अपना एक वजूद है। लेकिन पता नहीं कब कैसे नागौर से अश्वगंधा उठी। मैं चाह रहा था, मैंने कहा खेती करूं, क्या करूं, फिर मैंने कहा कौन लेगा मेरी ये माल। तो ये एक्ट को थोड़ा अपने को इस 2021 में क्या अमेंड कर रहे हैं, मैं 2 वाले में जो किया है इन्होंने, तो कुछ रूल्स इन्होंने 2014 में बनाया है। तो तीनों के ऊपर थोड़ा सा कोई एक हम केंद्र डाल के और अपनी नजर डाल के, और इसके संबंधित कोई एक्सपर्ट टीम मिले जो एक्ट की बात को हमें समझाए, तो हम आगे उस बात। इसमें जो है ना सर, ये बताएं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उस पे कंसंट्रेट किया गया है। जो आप अपना कल्टीवेशन एरिया है उस पे नहीं, किसान को उन्होंने राइट्स दे दिए कि कल्टीवेट कर सकता है नेचुरल। मैम 2021 वाले में बाबा रामदेव ने वाला कोट करके और बिजनेस लिखा है कि 2021 वाले एक्ट में बाबा ने कहा है कि किसान भी इसको बो पाएंगे, तो बहुत फायदा होगा इनसे। तो बो पाएंगे तो क्या हमें फसल ही बोनी है कि हमें इसको प्रोसेस वाले में तक करना है? वो फसल बोनी है सर, उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी वो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ये मैं आज आपको बता दूं। हाँ, वो नहीं है तो इस बात को हम उठाए तो सही ना भाई। हम सिर्फ भाई लोगों के खाने का अनाज भी हम उगाते रहे, उनकी दवाएं भी हम उगाते रहे, लोग उसमें अपना पैकिंग करे, ट्रेडमार्क का ले, पेटेंट ले और अपना कॉपीराइट ले और उसके चले। तो ये कैसे कहाँ से चल पाए? वो उनको राइट ऐसा मिल गया कि लोकल जो कंजर्वेशन है एरिया का, जो लोकल जड़ी बूटी है या लोकली अवेलेबल डाइवर्सिटी है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको उगा सकते हैं पर आपका राइट नहीं होगा। वो उस कंडीशन में आ जाती है, वो तो नेचुरल है, उससे एक्सट्रैक्ट तो बाबा कर रहा है ना। जो उसने पेटेंट लिया है और प्रोडक्शन का लाइसेंस लिया है, वो उसने नहीं। 2021 में बाबा कह रहा है कि किसान बोलेंगे, उनको फायदा हो जाएगा। तो 2021 में हम क्या बोएंगे ये तो पता हमें तो होना चाहिए ना।
उस एक्ट का मुझे थोड़ा वो मिला नहीं, मैं 2-3 दिन थोड़ा सम्मेलन में उलझ वो गया। केवल बहकाने की बात है आपको कि किसान को नहीं पता, वो सोचेगा पता नहीं उसको क्या मिल जाएगा, लेकिन वो तो पहले भी उगा सकता था, आज की बात नहीं है। वो उसमें उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि आप उगा सकते हैं, क्योंकि लोकल एरिया में जो आता है आप कल्टीवेशन, कोई जरूरी कोई आपको मना नहीं करेगा कि कोई आप प्लांट लगाएं अपने खेत में, किसी भी तरह की जड़ी बूटी आप उगा के बेचें, उसमें कोई मनाही नहीं है। और वो तो केवल आई वॉश है और आपको बहकाने की बातें हैं। ये तो आपको पहले भी राइट था, क्योंकि लोकल जो है डाइवर्सिटी को वो प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं और वो आप ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई चलो और। आज का एक घंटे का सेशन तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करवाऊंगा अभी, और अपने फिर जनरल बात करेंगे किधर की। और ये आपके मैं रिक्वेस्टफुली ये रहेगा कि आगे एक सेशन आप जब भी कहेंगे, एक सेशन आपके इस बायोडाइवर्सिटी के कंसर्न पर रहेगा, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करें और इसी बात को लेकर के अपने आगे बढ़ेंगे। तो अब और कोई चिंतन के हिसाब से हम फ्रीली डिस्कशन करें, और कोई बात आपके आए दिमाग में कि भाई हमें इस बातों की तरफ बढ़ना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके प्लान, नेटवर्किंग, आज बायोडाइवर्सिटी का केंद्र बिंदु मानते हुए हम इसको ले लें, ये हमें करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा राम प्रसाद जी, आप बताओ, आप भी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत लगे रहते हो, तो बोलिए आप। सभी विद्वान साथियों को राम राम। देखो, आप 4 स्तंभ हो, अमिता मैडम जी, फूल कुमार जी, अनुपम जी और हरपाल जी, हम तो आपके सहयोगी हैं। सर, मेरा जहाँ तक सोच है कि दुनिया के अंदर कानून का राज चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो काफी सदियों से कुछ चालाक लोगों का शासन चल रहा है, जिसके अंदर पुजारी, व्यापारी और शासक वर्ग हैं। उन्होंने हमारे से छुपाते हुए हमारे खिलाफ, यानी हमारे हकों को छीना है कानून बना के, और हमारे जो जनप्रतिनिधि जाते हैं उनको कोई